नमस्कार दोस्तों। आज एक गमगीन करने वाली खबर के साथ में मैं बात करूंगा। हम सबको पता है, युवा हृदय सम्राट थे हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी। और राजीव जी का एक ऐसा शहीदी हुआ था, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जो शांति के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, विश्व की शांति के लिए जो उन्होंने प्रयास किए थे, उन्हीं प्रयासों के चलते उनकी हत्या कर दी गई थी। बम विस्फोट से उन्हें उड़ा दिया गया था और उस आत्मघाती हमले में राजीव जी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे। इससे ज्यादा दर्दनाक स्थिति कोई न हो। तो उस दर्द पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल की रात ही उन्हें इस तरह की घटना हुई थी। और उन दिनों मुझे याद है कि मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था और मैं चूंकि मदर फादर उन दिनों बहराइच में रहते थे, तो मैं बहराइच आया हुआ था और अचानक एकदम से अंधड़ आई, आंधी आई, बारिश सी हुई, कुछ वो हुआ। मतलब मैंने पहली बार देखा था इस खबर के साथ साथ जैसे प्रकृति रो पड़ी और रोते हुए कह रही हो कि मेरा लाल चला गया, मेरा सपूत चला गया, और उस दर्द को नहीं भूला जा सकता। इतने प्रिय थे राजीव गांधी कि भारत के संसदीय इतिहास में उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा मैंडेट पाया था कि आज तक वह रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है, न उनके पहले न उनके बाद। ये उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष करते गुजर गया। हालांकि वो राजनीति में नहीं आता। इसी पर हमारे एक पूर्व अधिकारी मित्र हैं आर.के. जैन, तो वो इसको लेके एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि राजीव जी के असामयिक निधन को मैं देश के भविष्य का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता हूं। यदि राजीव जी जीवित होते तो आज देश अनंत ऊंचाइयों की ओर होता। तो ये जो है मानना है जैन साहब का। और जैन साहब की इन बातों में बहुत बल है, उसके पीछे बहुत सारे कारण भी मौजूद हैं। आप ये समझिए, यदि आप देखें तो भारत के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी जो है, जो 20 अगस्त 1944 को पैदा हुए थे, जब वो प्रधानमंत्री बने 1984 में, अपनी मां के जो प्रधानमंत्री थी देश की, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके शहीद होने पर, और वो भी शांति अभियानों के कारण आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहीद हुई थी। और आतंकवादियों की ही फौज ने, जो है नफरत ने, एक धार्मिक कट्टरता ने उनके अंगरक्षकों को ही उनका कातिल बना दिया था। आप सोचिए, ऐसे दर्दनाक हालात में राजीव गांधी को इस देश के प्रधानमंत्री पद को संभालना पड़ा था। उस विभीषिका को हम भूल नहीं सकते। वो देश के लिए सबसे बदहाल और बदतर वक्त था, इतने बड़े दर्द के साथ। तो आप समझिए कि राजीव गांधी जो है इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के सबसे बड़े पुत्र थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े नायक, मतलब गांधी जी के बाद में दूसरे सबसे बड़े नायक थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी के वो नाती थे। और राजीव जी जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उस दौरान उनका मिलना हुआ। उस समय इटली की एक लड़की थी एंटोनिया माइनो, जो कहते हैं इटली के एक बहुत बड़े एक परिवार से थी, साम्राज्य परिवार से थी। और उसके बाद में जिस तरह से होता है, वो राजीव गांधी से विवाह के बाद में जब वो भारत आना हुआ, तो आप समझिए कि उस महिला ने न सिर्फ अपना नाम बदला, भारतीय नाम रखा सोनिया गांधी, और न सिर्फ नाम बदला, पूरी तरह से भारतीय संस्कृति सभ्यता को अपनाया। आप कभी भी सोनिया जी को देख लीजिए, पूरी साड़ी और उसी तरह से अंदाज में पहनती जो भारतीय सभ्यता का बिल्कुल प्रतीक। तो सोचिए, जो यूरोपियन कल्चर में पली हो, बड़ी हुई हो, सब कुछ हो, और वो शादी हो के जिस देश में आए तो वहां के कल्चर को अडॉप्ट कर ले, और इतना कर ले
कि आप समझिए, राजीव गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वो नहीं चाहते थे कि वो राजनीति में आए, लेकिन उनके छोटे भाई जो संजय गांधी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय थे और अपनी मां का हाथ बटाते थे। अचानक 1980 में एक हवाई दुर्घटना में उनका असामयिक निधन हो गया। माता श्रीमती इंदिरा गांधी एकदम से अकेली पड़ गई और असहाय सी महसूस करने लगी, क्योंकि चारों तरफ से उन्हें दुश्मनों ने घेर रखा था और दुश्मनों की आप पहचान नहीं कर सकते। ये इसी से बड़ा और क्या होगा कि उनके अंगरक्षक ही उनको मार डालते हैं। तो आप समझिए, तो इस तरह से तब मजबूरन राजीव गांधी 1981 में राजनीति में आए। मां की जिद के कारण आए थे, वो नहीं आना चाहते और लोकसभा का चुनाव लड़े अमेठी से, जहां से उनके छोटे भाई सांसद हुए थे। तो समझिए, वहां से वो चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर सांसद बने। और जब 31 अक्टूबर 1984 को गद्दार अंगरक्षकों ने, जो देश के भी गद्दार थे और मानवता के भी गद्दार थे, विश्वासघाती भी थे, विश्वास के भी गद्दार थे और राष्ट्र के भी गद्दार थे, तो उन गद्दार अंगरक्षकों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और वो शहीद हो गई, देश को अमन चैन दिलाने के नाम पर। और आम चुनावों में उसके बाद में राजीव गांधी को मजबूरन प्रधानमंत्री का पद संभालना पड़ा और उसके बाद में उन्होंने कोशिश करी, नए नए थे, चीजें समझने में देर लगी। उस दौरान बहुत सारी चीजें, अप्रिय घटनाएं हुई, तमाम अप्रिय घटनाएं हुई। देश की जनता का एक कौम के प्रति पूरा गुस्सा फूट पड़ा और वो बदला लेने की नीयत सा दिखाई देने लगा, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या इसलिए उन अंगरक्षकों ने नहीं की थी कि उन्होंने कोई उनके साथ बुरा किया था, तो धर्म के नाम पर हुई थी और इसीलिए धर्म के ही नाम पर फिर कत्लेआम भी हुए। तो आप समझिए, यह स्थितियां हुई, ये परिणति थी और इसका दुष्परिणाम निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ा, तमाम सारे निर्दोष लोग ले गए। तो आप समझिए, इंदिरा गांधी के शहीद होने के बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो उसके बाद में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे संभालते हैं, चलते हैं। 1984 का जब चुनाव होता है तो वो भारी बहुमत से जीत करके आते हैं और वो भारत के इतिहास में अपने आप में। तो आप समझिए कि राजीव गांधी भी 21 मई 1991 की शाम जब ये खबर आई थी कि राजीव जी का निधन हो, और उस समय उनकी भी एसपीजी सुरक्षा छीन ली गई थी। वो बिल्कुल तमाम सेकेंड क्लास की यात्राएं करके ट्रेन में और तमाम जगह आम जनता के साथ बिल्कुल जुड़े हुए थे, मिल रहे थे। और मैंने वो दौर देखा है, निजी तौर पे भी मैं मिला हूं, इसलिए मैं जानता हूं इतना सरल भी प्रधानमंत्री हो सकता है, मैंने तो नहीं देखा। आप तो वो स्थिति थी। और जब वो देश और एशिया में शांति की मशाल जलाने के कारण शहीद हुए तो उनकी मृत्यु पर उस दिन प्रकृति भी रोई थी। इस बात को समझिए, सूचना क्रांति के जनक और देश के कंप्यूटराइजेशन के जनक और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति के अगुआ के रूप में उन्होंने पूरा देश जानता है और दुनिया जानती है। उन्होंने महिलाओं को राजनीति में हक दिया, जो आज उनकी बेटी प्रियंका गांधी कहती हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जिस बूते बोलती हैं, 40% की बात करती हैं। राजीव गांधी ने 33% आरक्षण दिलाया और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को मजबूत किया, महिलाओं को मजबूत किया, युवाओं को मजबूत किया। युवाओं को जो 21 साल पर वोट डाल सकते थे, उन्हें 18 साल, जब उन्होंने कहा 18 साल में बालिग होता है तो 18 साल में ही वोट डालने का भी अधिकार होना चाहिए। आज जो युवा उन्हीं के खिलाफ, उनकी कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करती घूम रही है, जिन कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से और सबसे वो उनके खिलाफ दुष्प्रचार करती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर खेलती है, सोशल मीडिया पर खेलती है, कांग्रेस और गांधी परिवार को बदनाम करती है, वो सारे चीजें राजीव गांधी ने इस देश को दी और उनके कारण है। और जो युवा आज इतना सशक्त होकर के आईटी के क्षेत्र में नौकरी पा रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो राजीव गांधी के कारण, कोई और कारण नहीं था। उस समय भारतीय जनता पार्टी सहित सभी विपक्षी दल क्या कहते थे
कि राजीव गांधी कंप्यूटर लाके और संचार क्रांति ला करके और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्रांति ला करके देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश के युवाओं से रोजगार छीन लेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और सब करके बदनाम कर रहे थे। उन्होंने तो रोजगार नहीं छीने, उन्होंने तो रोजगार इतने बढ़ाए कि आज सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता यदि कोई है हिंदुस्तान में तो वो आईटी क्षेत्र है, आईटी इंडस्ट्री। तो आप समझिए वो आईटी इंडस्ट्री राजीव गांधी लेकर के आए थे, सुपर कंप्यूटर राजीव गांधी लेकर के आए थे, मतदान का अधिकार आपको राजीव गांधी ने दिया था, जिसके बूते आज आप उनके खिलाफ इतने करते हैं। जो खेलते हैं कूदते हैं बच्चे, उनको बहुत अवसर नहीं मिलते थे, तो राजीव गांधी ने ही खेल और जो युवा और खेल मंत्रालय का पूर्ण मंत्रालय बनाया। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूर्ण मंत्रालय बनाया। उनके समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक मिनिस्टर रहे हैं शिवराज पाटिल साहब, उनसे मेरे बड़े घनिष्ठ चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई कि मुझे कितनी खुशी होती है जब कोई चीज चंद्रायन पे पहुंचती है, मंगलायन की बात होती है। तो क्योंकि राजीव गांधी ने जब उन्हें ये पहला मंत्री बनाया था उसमें, तो उन्होंने इस पर उनके साथ मिलकर के काम किया था। उनके राज्य मंत्री थे, राजीव जी खुद इसके पूर्ण मंत्री थे। तो आप समझिए, तो ये चीजें हैं, कैसे करके बढ़ाया, युवाओं को उससे जोड़ा कि वो किस तरीके से जुड़े, साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझे, आगे बढ़े। दुनिया क्यों आगे बढ़ती है, क्योंकि इसको समझना चाहिए। राजीव का भारतीय राजनीति में आगमन एक सुखद बयार की तरह था। वे युवा थे, आधुनिक थे, बदलती दुनिया के अनुसार। वे अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के समान ओल्ड स्कूल के नहीं थे, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के नहीं थे। उनके आने से सरकार में परंपराओं से हटकर शासन और प्रशासन की गति मिली, और उन्होंने जिस तरीके से किया आप उसको भी आप समझ लीजिए। उनके योगदान की चर्चा करते समय हमें यह भी याद रखना होगा कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी गति दी। आपको समझना होगा, उनके समय में ही जो है मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रहे, और सारी चीजें आप समझिए इन चीजों को। और उन्होंने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सभी की सहभागिता को शामिल किया। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। दुनिया में हो रही नई आईटी क्रांति के चरण हो या दूसरी और चीज हो, शासन में नीचे स्तर तक, निचले स्तर तक शासन में सहभागिता हो, पंचायती राज व्यवस्था हो, विधेयक लाकर संवैधानिक संशोधन करके किस तरह आम जन को जोड़ा जाए सरकार से, शासन से, प्रशासन से, और उन्हें अधिकार दिए जाएं कि वो अफसरों से सवाल कर सकें। ये राजीव गांधी ने दिया। तो यह आपको समझना पड़ेगा। युवाओं के प्रतिनिधियों को चुनने के महत्वपूर्ण भूमिका में उन्होंने जो आयु कम की, इसके अलावा विदेश नीति में लंबे समय से आ रहे उनको उन्होंने सुधारा। चीन के साथ में एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसके कारण आज चीन का जो तमाम सारी चीजें हमें फायदे मिलते हैं, चीजें मिलती हैं, वो राजीव गांधी की देन है। भारत चीन संबंधों में उन्होंने 1988 में अपनी चीन यात्रा की। असम और पंजाब में उन्होंने जो समझौते करके और किस तरीके से समाधान निकाला और दोनों जगह शांति स्थापित करने का काम किया। यही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल में और भी कई नए कार्यक्रम शुरू किए। राजीव गांधी की अंतिम यात्रा में आपको पता होना चाहिए कि शामिल होने दुनिया के 64 देशों के प्रतिनिधि, उच्च प्रतिनिधि का मतलब ये नहीं कि यही राजदूत हैं और आ गए, उच्च प्रतिनिधि आए थे, जिनमें 20 राष्ट्राध्यक्ष थे, स्वयं राष्ट्राध्यक्ष थे 20। आप समझिए, किसी भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए इतनी बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधियों और राष्ट्राध्यक्षों का शामिल होना अपने आप में उसकी सम्मान और लोकप्रियता दर्शाता है। आप समझिए, जब वो अमेरिका गए तो जॉर्ज बुश उनके ऊपर छाता लगाकर चल रहे थे और वो वैसे चलते हुए जा रहे थे। यह स्थिति थी राजीव गांधी की। तो इस स्थिति में आपको ये सारी चीजें देखनी, तो ये स्थितियां थी। इसके बाद में आपको देखना होगा कि जिस तरीके से राजीव गांधी ने पूरा विश्व कितनी अहमियत देता था। यूएनओ के महासचिव फिलिस्तीन के यासीर आराफात जो थे वो आए थे, और उन्होंने किस तरीके से राजीव गांधी के शव को पकड़कर रो दिए थे, रोते हुए के आप चित्र देख सकते हैं उस समय के आप। तो आप देखिए, यह स्थिति थी। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों ने
के लिए पूरा मौन साध करके और शोक व्यक्त किया था, खड़े होकर के श्रद्धांजलि दी थी। और तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो संवेदनाएं प्रकट की थी वो अपने आप में पता चलती है। तो ये चीज पता चलती है कि कैसे एक काबिल व्यक्ति जब किसी बड़े उस पे होता है तो क्या चीजें हो। हमारे यहां आज की डेट में क्या है, मूर्खों की एक रेहड़ी तैयार हो गई है जो दिन रात अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को गाली देने कोसने में लगी रहती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे खेलती है और ट्रोल करती है। और ये रेहड़ी विरासत को सम्मान देना नहीं सीख पाई है। जो हमारे यहाँ था कि अपने बुजुर्गों को सम्मान दीजिए, अपने अतीत को सम्मान दीजिए, वो नहीं दे पाती है। जब दुनिया राजीव गांधी को एशिया में शांति का अग्रदूत मानकर हमारी मिट्टी को सम्मान कर रही थी, तब यह ट्रोल आर्मी जिसे कहते हैं, ये लोग रेहड़ी कहते हैं, ये सब गौरवपूर्ण इतिहास पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। आप समझिए, इनसे बड़ा मूर्ख इस धरती पे भला कोई हो सकता है कि आपके राष्ट्र के एक शासनाध्यक्ष को, जो पूर्व शासनाध्यक्ष है, उसको यह सम्मान मिलता था जिससे राष्ट्र को सम्मान मिलता था, आप उन्हें गाली देते हैं। राजीव गांधी से कट्टर हिंदू भी चिढ़ते थे और कट्टर मुस्लिम भी। राजीव गांधी ही थे जिन्होंने राम मंदिर का गेट खुलवाया था। राजीव गांधी ही थे जिन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास कराया था। आपको पता होना चाहिए, बगैर बाबरी मस्जिद तोड़े हुए राम चबूतरे पर ही उन्होंने कराया था। जिस जगह राम के जन्म की बात कही जाती है उसी जगह उन्होंने शिलान्यास कराया था। और जिन लोगों ने तब राजीव गांधी के साथ मिलकर के मतलब कहने पर, निर्देश पर शिलान्यास किया था, आज वही भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द या तो उनके सांसद हैं या मंत्री हैं या कुछ है या उनके परिवार के लोग हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं उस समय, क्योंकि उन्होंने फावड़ा पकड़ा था। आप समझिए, उसी तरह से आप ये समझिए कट्टरपंथी कितना चिढ़ते हैं, मुसलमान उसी तरह चिढ़ते हैं, क्योंकि वो तमाम सारी बातों को लेकर के कि हाँ मलियाना कांड में राजीव गांधी ने हिंदुओं का साथ दे दिया, मुसलमानों का नहीं दिया। उन्होंने जो है बिहार में जो दंगे हुए थे उन दंगों में भी उन्होंने हिंदुओं का साथ दे दिया, मुसलमानों का नहीं दिया, जबकि ऐसा नहीं था। राजीव गांधी ने कहा था गलती जिधर से भी हुई हो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। जब पाकिस्तान ने वो मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया तो राजीव गांधी ने पुरजोर समर्थन किया था। उन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम नहीं, आतंकी कोई भी होगा, उपद्रवी कोई भी होगा, उस पर कार्रवाई होगी, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाएगा। यह एक बड़ी चीज थी। तो आप समझिए, तो ये कहें कि कट्टर लोगों की रीढ़ एक ही होती है ऐसा दिखता है, बस दो मुख होते हैं, मुंह होते हैं। यह राजीव के मंदिर का ताला खोलने पर कभी कटघरे में खड़ा करते हैं तो कभी साहबानों केस में उनके दामन पर कीचड़ उछालते हैं। यह अजीब से विचार लोक में खोए रहते हैं। यह न हुआ होता तो ऐसा होता, ऐसा न होता तो ऐसा होता, इस तरह की कहानी गढ़ते हैं। राजीव की शहादत का मोल वह तंग दिल लोग महसूस ही नहीं कर सकते जिनकी एक उंगली भी देश के लिए शहीद नहीं हुई हो। तो वह क्या जानेंगे शांति स्थापना के लिए मौत स्वीकारना जो खुद अशांति के गुर्गे हैं। आप समझिए, भारत, अरब और चीन, दुनिया की ये प्राचीनतम सभ्यताएं अपने ढंग से नई नई तकनीक खोजकर जब धीरे धीरे विकसित हो रही हैं, तब यूरोप कहीं आगे तक कहीं नहीं था। और आप समझिए, मगर बाद में इन पुरातन सभ्यताओं में धार्मिक जड़ता और समाज में जो प्रिविलेज श्रेणियों का कब्जा हुआ तो उससे ज्ञान विज्ञान का प्रवाह रुक गया और यूरोप तो आगे बढ़ गया, उधर आगे बढ़ गए, अमेरिका आगे बढ़ गया, जिन्होंने आधुनिकता को अपनाया और धर्म और उनको पीछे छोड़ा। लेकिन जो उसको पकड़ के चले वो आज भी उसी स्थिति में है। तो आप समझिए, और मैंने राजीव गांधी का इतना जिक्र क्यों किया, क्योंकि हम आज फिर उसी पुरातन में लौट रहे हैं। चीन और भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता है उसे तो सबसे आगे होना चाहिए। चीन तो आगे बढ़ गया, हम नहीं बढ़ पा रहे, और हम नहीं बढ़ पा रहे। मैं चीन गया तो आप पता चला कि जो व्यक्ति होता है जन्म से उसका धर्म निर्धारित नहीं होता। जब वो बालिग हो जाता है तो तब उसको अधिकार होता है वो कौन सा धर्म माने न माने या वो कैसे रहे, उसके ऊपर बाध्यता नहीं है। हमारे यहाँ तो आप इसमें पैदा हुए तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप जैन हैं, आप बौद्ध हैं। तो ये स्थितियां हैं, आप समझिए।
आज के हालात क्या है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ जो है संयुक्त राष्ट्र का, उसने एक नया विश्लेषण दर्शाया कि विश्वव्यापी जब महामारी कोविड आई तो युवाओं की शिक्षा, उनका ट्रेनिंग और उनके लिए जो नियुक्ति के अवसर थे, नौकरियों के अवसर थे, रोजगार के अवसर थे, विनाशकारी असर पड़ा और इससे विषमताएं गहरी हो गई और एक पूरी पीढ़ी की संभावनाओं पर जोखिम मंडरा रहा है। महामारी की शुरुआत से अब तक जो है शिक्षा और पढ़ाई और सबके साथ साथ कामकाज से जुड़े 70% से ज्यादा युवा स्कूल, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र आदि सब में प्रभावित हुए, तमाम बंद हो गए, तमाम की ये स्थितियां हैं। तो आप समझ सकते हैं देश हमारा विज्ञान से दूर होकर ढकोर संख्याओं के पीछे भाग रहा है। भविष्य की अनिश्चितता इतनी है कि ज्योतिषियों और तांत्रिकों का धंधा रोज बढ़ता जा रहा है। पत्थरों में ईश्वर की तलाश होने लगी है और मानवता तार-तार हो रही है। सड़क से लेकर संसद तक प्रधानमंत्री अपने सभी मंत्रियों के साथ गलत बयानी करते हैं जो देश की साख पर बट्टा लगाते हैं। नतीजतन देश गर्त में जा रहा है। देश में सबसे बड़ी बेरोजगारों की फौज तैयार हो चुकी है। युवा आत्महत्या कर रहे हैं और आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं। देश में ऐतिहासिक रूप से युवाओं ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। अब जो है महंगाई अपने चरम पर है, ऐतिहासिक रूप से चरम पर है। देश गंभीर संकटों से जूझ रहा है। चुनाव के दौरान पेट्रोलियम के दामों को संभाला जाता है मगर शेष वक्त में उनकी जेब काटी जाती है। महिलाओं के लिए अपनी आबरू बचाना मुश्किल हो रहा है। अब बेटियों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना पड़ता है और वो भी फलित नहीं हो पाता है। वो हर जगह शोषण का शिकार हो रही है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े भयावह हैं और आप देखिए कि किस तरह की स्थितियों में देश के ऊपर सबसे अधिक कर्ज हो चुका है। राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ गया है। तो आप समझिए ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है। श्रीलंका की तरह हमको भी जो है जल्दी पेट्रोल डीजल की किल्लत और राशनिंग का सामना भी करना पड़ सकता है। ये हालात पैदा हो गए हैं। असल में तेल उत्पादक कंपनियां पेट्रोल पंप डीलरों को नुकसान का हवाला देकर कम तेल बेचने का दबाव बना रही हैं। अब पेट्रोल पंप डीलरों ने मोदी सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर यह खेल बंद नहीं हुआ तो देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है, अराजकता फैल सकती है। तो आपको समझना पड़ेगा। तेल कंपनियों का कहना है कि उन्हें खुदरा बिक्री से डीजल के प्रति लीटर 28 और पेट्रोल पर 8 रुपए का घाटा हो रहा है, इसलिए राशनिंग होनी चाहिए। आप समझिए, तो जब महंगाई चरम पर हो और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के विरोध अभियान और सबको देखते हुए सरकार एक बार फिर डर जाए और जनता में उठती आवाज के चलते पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। अब आप समझिए, जो आज कम की गई है उतने से कम तो पहले ही होती थी। पूरी एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 3.5% होती थी डीजल पर और 9% होती थी पेट्रोल पर। आज आप 8 वो घटा रहे हैं, उस पर 6 घटा रहे हैं। तो आप समझिए कि आपकी ये स्थिति है। इससे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, थोड़ा सा डीजल सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 200 रुपए प्रति सिलेंडर जो घटाने का किया है कि उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को जिन्हें मुफ्त में चूल्हा दिया गया था, आप सोचिए फिर भी उन्हें 800 रुपए का तो लेना पड़ेगा, 800-900 रुपए का। तो ये समझिए वित्त मंत्री की इस दरियादली से आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थिति क्या है, 40 रुपए दाम बढ़ा दो और फिर 10 रुपए कम कर दो। इस तरह की भारत सरकार की नीति है। पहले आपकी जेब से हम अचानक एकदम 100 रुपया निकालने लगे और फिर अचानक कहें कि नहीं हम आपके यहाँ आपको 20 रुपया दे रहे हैं या 10 रुपया और दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। तो यही स्थिति भारत सरकार ने कर दी है, मोदी सरकार ने कर दी है। डॉलर के मुकाबले रुपया 77.74 पर पहुंच गया है। इसके अलावा आप ये समझिए $1 जो है 77 रुपए 74 पैसे का मिल रहा है, जो अभी जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि 80 रुपए का $1 हो गया। यह हालत है भारत की। आरबीआई ने मार्च में $20 अरब विदेशी मुद्रा भंडार बेच दिए हैं। इसके बाद आप समझिए आरबीआई की ताजा स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास 6 मई तक विदेशी मुद्रा भंडार 596 अरब बचे हैं। आज जो अभी कल जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 593 अरब ही अब बचे हैं। तो मतलब हर हफ्ते घट रहा है और इस भंडार से अगले 10 महीने तक केवल आयात किया जा सकता है। रुपए को थामने के लिए रिजर्व बैंक को
के पास में अभी पैसे नहीं और उसके लिए जो चाहिए डॉलर वो है नहीं। केंद्र सरकार के मुनाफे के जो अपने दावे करती है कि हम संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण रेलवे में देखने को मिला। महालेखा परीक्षक ने जो है केंद्र सरकार की रिपोर्ट को झूठा करार दिया और रेलवे को 26,338 करोड़ रुपए का घाटा पिछले साल हुआ, यह उसने आकलन निकाला और रेलवे के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा घाटा है। और मंत्रालय के अनुसार उसने जो मंत्रालय ने दिखाया था उसमें दिखाया था 1,589 रुपए नेट सरप्लस दिखाया था, जबकि सच्चाई बिल्कुल इससे इतर है। तो आप ये समझिए, एक बुजुर्ग मित्र हैं, वो बताते हैं कि वो 2014 में रिटायर हुए थे और 36 साल उन्होंने केंद्र सरकार की नौकरी की। उस समय उनके पास पीएफ, ग्रेच्युटी तथा पूर्व से जमा राशि को मिलाकर इतना था कि बाकी की जिंदगी वो आराम से पूरी शान से काट सकते थे। तो भारत सरकार के एक निगम में ऑफिसर थे और उस समय बैंकों से जो फिक्स्ड डिपॉजिट मिलता था बुजुर्गों को, वो सम्मान के साथ में 9.50% मिलता था। आज स्थिति यह है कि उनको बुजुर्गों को एफडी पर मात्र सिर्फ 5.5% की ब्याज दर मिल रही है, यानी उनकी आय जो है आधी हो गई और महंगाई 2014 के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है, 3 गुना हो गई है करीब करीब। और यह भी स्थिति है कि अब जिनको निगम वालों को पेंशन तो मिलती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों की जो पहले बहुत कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिल जाया करती थी वो भी बंद हो चुकी है, चाहे रेलवे की हो, चाहे मेडिक्लेम हो, चाहे और कोई हो, सब बंद हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब क्या है कि जो उनके पास बची पूंजी थी उससे भी अब निकाल के वो खर्च कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ब्याज भी खा रहे हैं, दूसरी तरफ वो भी खत्म कर रहे हैं और सब मूलधन भी खत्म हो रहा है। तो यह स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में अब वो कहते हैं कि मरने की नौबत है। कहां एक समय में राजीव जी के समय में सोचा जाता था, जहां राजीव जी युवाओं की बात करते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते थे, एक समृद्ध अर्थव्यवस्था की बात करते थे, सबकी समृद्धि की बात करते थे, आज सरकार चंद लोगों की समृद्धि के लिए काम कर रही है। तो यह अंतर आ गया है। तो निश्चित रूप से राजीव गांधी के निधन पर जिस तरीके से प्रकृति रोई थी और उसके बाद में आप देखिए देश के अंदर पहले सांप्रदायवाद के आधार पर चुनाव लड़ा गया था, उसके बाद में धर्म के आधार पर, के बाद में जाति के आधार पर यह भयंकर तौर पर बटा और आज देखिए देश के तमाम राज्यों में आज सरकारें जो हैं वो जातिगत आधारित दलों के हाथ में है। तो यह स्थिति हुई और जाति, धर्म और इनकी राजनीति इतनी प्रबल हो गई आज कि आज कहीं मंदिर मस्जिद खोदी जा रही है, कहीं मूर्तियां खोजी जा रही हैं, कहीं कुछ और खोजा जा रहा है। तो इस तरह से हो रहा है और यह हो रहा है। आज साइंस नहीं खोजी जा रही, आज कहीं कोई बड़ी रिसर्च नहीं की जा रही। आज बेटियों को, युवाओं को, सबको आगे पढ़ाने बढ़ाने कि वो भी जाए, कैम्ब्रिज में पढ़े, हार्वर्ड में पढ़े या दूसरे में पढ़े, ये सोच खत्म हो गई। ये सोच सिर्फ उनके पास है जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं, नहीं तो शेष तो ये सोचता है कि कैसे रोटी खाएं। तो भिखारी बना के खड़ा कर दिया है। 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो सरकार के इमदाद पर जीवित हैं। इसके बाद में 90 करोड़ के बेरोजगारों की फौज खड़ी है और जिनमें 45 करोड़ ने रोजगार खोजना तक बंद कर दिया। तो ये हालात हो तो आप समझिए देश का। तो ऐसी स्थिति में राजीव गांधी की याद आना स्वाभाविक है कि राजीव गांधी के लिए क्यों प्रकृति रोई थी। आज समझ में आता है कि ऐसे व्यक्ति के जाने के बाद यह अंधकार ही आना है और यह अंधकार आज आ चुका है। अब इसका सामना देखिए, धर्म, जाति और इन सब पे आज एक अच्छी चीज बताई कि राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुलाए गए थे एक लेक्चर के लिए। आप समझिए, हिंदुस्तान से एक ही सिर्फ राजनेता है जिसे इस काबिल समझा जाता है दुनिया में, नहीं तो उन्हें हिंदुस्तान में पप्पू समझा जाता है, दुनिया में काबिल समझा जाता है। तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की सोच अब कहां जा रही। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आज वो लेक्चर दे रहे थे और आइडिया ऑफ इंडिया बता रहे। आप समझ सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को भी यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं तो इससे पता चलता है हम साइंस टेक्नोलॉजी नहीं, हम इन सारी चीजों से दूर सिर्फ मंद बुद्धि वाला काम कर रहे हैं।
दिमाग में गाय गोबर और गौमूत्र भर के घूम रहे हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ यही रह गया है और कुछ नहीं। हम इस पे लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, कट्टरता सिखाएंगे और देश को खत्म कर देंगे। इस दिशा में सब चल रहे हैं क्योंकि कुछ लोग अपना राज स्थापित करने के लिए यही काम कर रहे हैं और यही हो रहा है। तो अब सोचना है कि राजीव गांधी की शहादत पर सलाम कैसे किया जाए और उन्हें सलामी देना हमारा फर्ज बनता है। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकॉन बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक करें, क्योंकि सच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। और यदि हमसे कोई गलती हो तो हमें जरूर इनबॉक्स करें, हम सुधारेंगे और भविष्य में ना हो इसको सुनिश्चित करेंगे। तो इसके साथ साथ आपसे आग्रह करूंगा, सच्ची पत्रकारिता को आप संबल दे सकते हैं, उसे अधिक से अधिक लोगों तक बढ़ाकर। हम आपसे और कुछ नहीं मांगते, हम आपको ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करके दिखाएंगे। आपका साथ हमें चाहिए, आपकी शाबाशी बस चाहिए। धन्यवाद।